अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 11 अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का मतलब आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गणित में आपके 25 में 25 नंबर आए तो आपको हमारी वीडियो सीरीज के पूरे 12 पार्ट को देखना पड़ेगा। ये 11वां पार्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मतलब आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए आंकड़ों की सारणीयन विधि। इसमें दोस्तों आपका प्रसार हो जाता है, वर्गांतर आता है, आवृत्तियों का मिलान होता है, आवृत्ति लेखन होता है। ये सब चीजें दोस्तों कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों आपका प्रसार का सूत्र होता है, प्रसार बराबर होता है उच्चतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। ठीक है, इसको यार इंग्लिश में रेंज कहते हैं, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। उसके बाद दोस्तों दूसरा है आपका जेपी गिलफोर्ड, ठीक है ना, के अनुसार शुद्ध प्रसार हेतु एक और फार्मूला है हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस का 1। इसको जरा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये दो फार्मूले कभी पेपर में आ जाए तो फिर आपके काम आ जाए। एक चीज ये हो गई दोस्तों, और चलिए इसमें सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, जैसे कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अति लघु त्रिय प्रश्न ये हो गया आपका, और लघु त्रिय प्रश्न आपका ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो बहुविकल्पीय में चलिए देखते हैं पहले कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि वृत्तारेख या पाई ग्राफ निरूपण में सांख्यिकीय आंकड़ों को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा वृत्त। ठीक है, कुछ चीजें आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है कि x बराबर 0 से अभिप्राय है, मतलब x बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0 होता है ना, और x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा है कि चित्रों के रूप में डाटा को प्रदर्शित करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पिक्टोग्राफ। फिर चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका कि मूल बिंदु पर x तथा y के निर्देशांक होंगे। मूल बिंदु पर दोस्तों सिंपल सी बात है 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना, चौथे का बी। ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि वृत्ताकार चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़ों का आधार, ठीक है, आंकड़ों का मतलब आधार होता है, कितना होता है आपको ये बताना है। तो पांचवे का दोस्तों हमारा हो जाएगा ए। वृत्ताकार चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़ों की बात हो रहा है ना, तो वृत्त पूरा है 360 डिग्री का होता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है 8 2 20 14 15 25 का परात रेंज है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा 23। इसको भी हम सॉल्व करके आपको भी आगे वीडियो में बताने वाले हैं। वर्गांतर 15 20 का मध्य बिंदु है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17.5। ठीक है, अभी आप परेशान मत होइए, एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और वही से सॉल्व करते हुए वीडियो को हम खत्म करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने देख लिया था परास की बात हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात और, चलिए इसकी डेफिनेशन परिभाषा भी देख लेते हैं। सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त सबसे कम तथा सबसे अधिक अंकों के अंतर को हम प्राप्तांक का परास करते हैं, मतलब सबसे अधिक और सबसे कम के अंतर को, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस किया था, किसी सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त अंक 20 से लेकर 62 तक फैले हुए हैं, तो उसका 200 कैसे हमने निकाला था, रेंज 200 मतलब मैक्सिमम में से माइनस, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो था उसमें से लोएस्ट को माइनस कर दिया, और एक इसमें जोड़ दिया गया, ये दोस्तों जेपी गलफोर्ड के अनुसार है ये वाला, ठीक है। इसके बाद वर्गांतर आता है क्लास इंटरवल। जब सर्वेक्षण और परीक्षण से प्राप्त अंक वितरण को एक विशेष ढंग से समान मान के खंडों में विभाजित किया जाता है, तो इस अवस्था को हम अंक वितरण का प्रत्येक खंड वर्गांतर कहलाता है। वर्गांतर की दोस्तों लिखने की 3 विधियां होती हैं, समावेशी विधि, अपवर्जी विधि और शुद्ध या यथावत विधि। तो समावेशी विधि दोस्तों आपकी कुछ ऐसे है, इसको जरा देखिए, जैसे 70 से 74, 65 से 69, ठीक है ना, ये हो गई। उसके बाद दोस्तों आपकी आती है अपवर्जी विधि, जैसे इसमें 70 से 75 हो गया। तो ये सब चीजें दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। देखिए समावेशी विधि किसको कहते हैं, इसकी डिफिनेशन भी याद रखिएगा। इस विधि में वर्गांतर का कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं करता है, वर्गांतर के बनाने से पहले वर्गांतर के आकार साइज की संख्या को जोड़ देते हैं। तो इसमें भी दोस्तों मतलब कोई भी संख्या मतलब रिपीट नहीं होगी, जैसे 70 से 74 है, 65 से 69 है, मतलब रिपीट तो नहीं हुआ ना कुछ। अपवर्जी विधि में क्या होता है कि इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों को छोड़कर सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मतलब दोस्तों 70 से 75 हो गया,
अब 65 से 70 हो गया, देखिए रिपीट हो गया ना 70 वाला अंक। जैसे आप देखें यहाँ 70 था, यहाँ भी 70 आ गया। अब दोस्तों हो जाएगा 60 से 65, अब 65 रिपीट हो रहा है, तो इसमें रिपीट होता है। लेकिन जो आपका मैक्सिमम होगा, जैसे 70 मैक्सिमम, मतलब 75 आपका यहाँ पर मैक्सिमम है, और लोएस्ट दोस्तों आपका यहाँ 40 है, ये दोनों रिपीट नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में आता है शुद्ध वर्गीकृत विधि। जैसे दोस्तों हो गया हमारा 89.5 से लेके 74.5, 64.5 से लेके 69.5, ये दोस्तों विधि हो गया। इसमें क्या होता है कि इस विधि में न्यूनतम तथा अधिकतम अंकों को शुद्ध सीमा को दशमलव बिंदु द्वारा अंकित किया जाता है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात आती है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। किन्हीं आंकड़ों में जो प्राप्तांक अंक जितनी बार सम्मिलित होता है वह उस संख्या में प्राप्तांक की आवृत्ति कहलाती है। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पर कि 2 2 3 3 3 ऐसे ढेर सारा लिखे ना, 4 4 5 से प्राप्तांक 2 3 4 5 तथा 6 की आवृत्तियां क्रमशः 2 4 2 3 1 है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ 2 लिख गया, 3 आपका दोस्तों 4 बार आया तो यहाँ 4 हमने लिखा, 4 आपका दोस्तों 2 बार आ रहा है 2 लिख दिया, 5 3 बार आया तो 3 लिखा, और 6 आपका 1 बार आया तो यहाँ पर हमने 1 लिखा। ये सब चीजें होंगी दोस्तों। तो चलिए कुछ और फार्मूले जरा देख लेते हैं। वर्गांतर के मध्य बिंदुओं की गणना, ठीक है ना। इसका मध्य बिंदु दोस्तों निकालना है तो आपको u प्लस एल बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब u से अपर लिमिट l से लोअर लिमिट बटे 2। किसी वर्गांतर की न्यूनतम सीमा दोस्तों 24 है तथा उच्चतम सीमा 29 हो तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? 24 प्लस 29 को जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, 26.5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। एक बात और है दोस्तों, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति में हम पढ़ रहे थे कि 2 के लिए 2 रेखा दोस्तों, 3 के लिए 3 रेखा, ठीक है, 4 के लिए दोस्तों 4 रेखा, और 5 के लिए देखिए आपको एक चिन्ह काटना पड़ता है। अभी दोस्तों आपने इसको पढ़ा होगा टैली चिन्ह। अगर 2 आपका दोस्तों लिखा 2 बार 12 मरता, 2 बार ऐसे खींच देंगे, 3 है तो ऐसे 3 बार कर देंगे, ठीक है ना, नीचे लाइन नहीं रहेगी। अगर दोस्तों 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो आप ऐसे 5वें में ऐसे कट कर देंगे। तो अभी आपको ऐसे हम क्वेश्चन दिखाएंगे, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों, और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन यहाँ पर जैसे आगे, इसको जरा देखते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बारंबार वार्ता मतलब बंटन तालिका बनाइए। वर्गांतर की सीमा को 5 रखिएगा, ठीक है। तो जिसकी सीमा है, लिमिट है, वो 5 है। 98 90 93 95 ये सब दोस्तों दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों हमारा कैसे होगा? पहले हम न्यूनतम अंक देखेंगे। सबसे छोटा इसमें क्या दिया गया है हमें? इसमें सबसे छोटा में 90 दिया गया है, और जो इसमें सबसे बड़ा संख्या है वो 120 है। n का मान 30 है। n का मतलब दोस्तों इसको गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे, टोटल 30 आएगा। 30 बार दोस्तों अलग अलग संख्या लिखी है, तो हमारा न्यूनतम अंक 90 आ गया, महत्तम 120। तो इसका हम प्रसार निकाल लेंगे, तो मतलब मैक्सिमम में से न्यूनतम घट जाएगा, ये आ गया दोस्तों 30, ठीक है। फिर अब वर्गांतर की संख्या में निकालना है, तो रेंज अपान साइज होता है। रेंज दोस्तों हमारा आ चुका है, तो रेंज दोस्तों हमारा अभी 30 आया था ना, निकाले से प्रसार, इसको अंग्रेजी में लिखा गया है। तो 30 बटे साइज दोस्तों हमारा कितना है? 5 है, क्योंकि बोला क्या यहाँ पर देखिए, वर्गांतर की जो सीमा रखी गई मतलब 5 है ना, तो ये हो गया प्लस का 1 हो गया, तो मतलब 5 एकम 5 5 छंग 6 प्लस 1 7 आ गई है। तो 90 से 94 दोस्तों देखिए अब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 2 आई। तो दोस्तों हमारे जो यहाँ पर वर्गांतर की संख्या 7 आई थी ना, इसका मतलब क्या था पता है? तो दोस्तों ऐसे 1 2 3 4 टोटल हम 7 बनाएंगे, ठीक है। ये तो पहला 90 से हमने 94 बना लिया 90 से 94 हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा 95 से 99, फिर दोस्तों हमने बनाया 100 से लेके 104 तक, 105 से 109 हो गया, 110 से 114, 115 से 119, 120 से 124, ठीक है। तो जिसकी दोस्तों जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे देखिए इसकी 6 फ्रीक्वेंसी, 6 को हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि अभी हमने आपको बताया था 5 को लिखना बताया, तो देखिए 6 को लिखने के लिए हम पहले 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे, ऐसे ये कर देंगे, 5 हो जाता है, एक और कर देंगे, 6 हो गया, ठीक है। इसको लिखना आप सीख जाएंगे तो बेहतर होगा। जैसे दोस्तों हमें 8 को लिखना, 8 को कैसे लिखेंगे? पहले देखिए हम आपको बताते थे लिखा कैसे जाता है। अगर आपको सिंपली 1 लिखना है दोस्तों, ठीक है, 1 लिखना है, तो ये एक बार टैली चिन्ह ऐसे कर देंगे। 2 लिखना है तो 2 बार आ जाता है ये। 3 लिखना है तो ये 3 बार आ जाएगा। 4 लिखना है तो दोस्तों 1 2 3 4 बार आ जाएगा। अगर 5 लिखना है तो दोस्तों 1 2 3 4 बार आएगा, लेकिन 5वें में ऐसे मिला देंगे, 5 हो गया। अगर इसी को 6 लिखना है तो 1 2 3 4 ऐसे मिला दिए, 5 हो गया, 1 6 हो गया, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों फ्रीक्वेंसी। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप एक बार सीख गए लिखना। तो इसको देखते कैसे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी कैसे किसकी कितनी है?
देखिए 90 और 94, यहाँ पर देखिए 90 एक बार आ रहा है, ठीक है, 93, और उसके बाद दोस्तों देखिए 94 कहाँ लिखा है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों आपको देखना था, जैसे कि आगे हमारा है 90 से 95, इसको यहाँ पर देख लीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ऐसे इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए इसमें आगे क्या लिखा था, इसके कुछ बारंबारता तालिका निर्माण हेतु विभिन्न सोपान। सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों के समूह में न्यूनतम तथा अधिकतम अंक चुनिए, फिर इन अंकों के गोले पर घेरे में बंद कर दीजिए। ठीक है, न्यूनतम और मैक्सिमम को चुनना था। प्रसार निकाल लिया दोस्तों हमने सूत्र की सहायता से। ठीक है, उसके बाद यदि वर्गांतर की सीमा नहीं दी गई है तो स्वेच्छा से निर्धारित करने हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि सीमा ऐसी हो जिसके लेने पर हमें वर्गांतरों की संख्या 10 लगभग से अधिक ना आए। सुविधा की दृष्टि से वर्गांतर की संख्या 5 से लेकर 10 के मध्य ही रखनी चाहिए। उसके बाद वर्गांतरों की संख्या निर्धारित कर लीजिए। तालिका में वर्गांतरों को समावेशी अथवा निवारक आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख दें। स्पष्ट है कि प्रथम वर्गांतर न्यूनतम अंक से ही प्रारंभ होगा, ठीक है, तथा उसमें निर्धारित सीमा समाविष्ट होगी। इसको जरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब एक एक अंक को लीजिए, जिस अंक वर्गांतर में आए उसी के सामने उसमें खड़ी लकीर दोस्तों गिनती के चिन्ह खींच दीजिए। 4 गिनतियां पूरी हो जाने पर 5वीं गिनती एक तिरछी लकीर खींचकर ब्लॉक कर दीजिए, मतलब 5 हो जाएगा। गिनती चिन्ह लगाने की प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक सारे अंक तालिका में व्यवस्थित ना हो जाए। बारंबारता स्तंभ में गिनती को गिनकर लिख दीजिए। कुल बारंबारता को जोड़ लीजिए। बारंबारता का कुल योग आंकड़ों की संख्या के बारंबारता से आनी चाहिए यदि तालिका को उपयुक्त मतलब जांच की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। हाई स्कूल की परीक्षा में गणित में 50 छात्रों के प्राप्तांक पूर्णांक 100 का विवरण निम्नवत है। ठीक है दोस्तों, नंबर दिया गया है ये सब। इस प्रकार के अव्यवस्थित आंकड़ों को अपरिकृत, ठीक है, अथवा अवर्गीकृत आंकड़ों कहते हैं। किंतु यदि इन आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटकर व्यवस्थित कर दिया जाए तो इन आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसमें क्या है कि इसमें अधिकतम प्राप्तांक दिया गया है 99। ठीक है, इसमें क्या है, हमें मैक्सिमम 99 दिया गया। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। न्यूनतम प्राप्तांक दोस्तों हमें 2 दिया गया था इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है ना भाई, सबसे कम 2 नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए जो हमारा प्रसार का क्षेत्र होगा, मैक्सिमम से न्यूनतम घटा लेंगे तो मतलब आ जाएगा 99 से 2 घटा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए माना हुआ वर्ग विस्तार, ठीक है, क्लास इंटरवल, ये मान लिया गया दोस्तों 10 है हमारा। तो वर्गांतरों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 99 + 1/10। तो दोस्त इसको ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तालिका कुछ हमें ऐसे बनाना रहेगा, 0 से 10 से लेकर 90 से 100 तक हम बना लेंगे। ठीक है, मिलान चिन्ह वही, टैली चिन्ह दोस्त यहाँ पर आ जाएगा, आवृत्ति है दोस्त वही, जितनी बार ये रिपीट हो रही है सब। उसके बाद संचयी आवृत्ति। एक बार दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो संचयी आवृत्ति हमारी बनती है, जो भी संचयी बारंबारता, जो यहाँ पर आता है ना, जो लास्ट संख्या आता है वो दोस्त यहाँ पर इसको टोटल जो जोड़ेंगे तब भी वो वही यहाँ पर वही आएगा। जैसे दोस्त यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 में क्या करते हैं, ये 4 को जोड़ते हैं तो 6 बन जाता है, फिर 6 में 10 को जोड़ते हैं तो 16 बन जाता है, 16 में 4 को जोड़ते हैं तो 20 बन जाता है, ऐसे होता है। अब दोस्तों जैसे आवृत्ति आती है 0 से 10 के बीच में 2 आ रही, कैसे 2 आए यहाँ पर जरा देखिए। 0 से 10 में दोस्तों 2 और 2 लिखा है, और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 10 और 20 में हमें क्या क्या दिख रहा है, कितनी संख्या लिखी है, इसको गिनिए आप लोग। तो 1 हो गया, 10 और 20 के बीच में 2 हो गया, 3 4, ऐसे काफी दोस्तों संख्या होंगी, इसको आप यहाँ पर काउंट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि आंकड़ों का, ठीक है, सारणीकरण। इसको मिटाते हैं यहाँ पर पहले। तो इसमें दोस्तों कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, उसको जरा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन ये सब है, इसको रोक कर आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें दिया गया है। आवृत्ति का अर्थ क्या होता है, इसको भी जरा देख लेते हैं। देखिए किसी समस्या के बार बार आने की प्रवृत्ति को उस संख्या की आवृत्ति कहते हैं। मान लीजिए कि 15 5 बार आती है तो उसकी आवृत्ति 5 हुई। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब आगे दोस्तों हम लोग चलेंगे। देखिए ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, ये वाई है, ये 2D है
3D रहेगा दोस्तों, यहाँ पर जेड भी आ जाएगा। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इसका हम फिगर आपको ड्रा करके बता देते हैं थोड़ा अच्छे से। ये दोस्तों होता है आपका, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई वाला होता है। ये एक्स अच्छा हो गया, वाई अच्छा हो गया। यहाँ पर क्या होता है, प्लस प्लस होता है। यहाँ पर आपका माइनस प्लस होता है, यहाँ पर आपका माइनस माइनस होता है, फिर आपका प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट श्रेणी होता है, द्वितीय श्रेणी, थर्ड श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, ये आपने पहले पढ़ भी रखा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता क्या है, इसको जरा देखिए। आलेखीय चित्रण का महत्व ये हो गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों वीडियो को रोक के, बढ़िया। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। फिर इसकी सीमाएं हो गई दोस्तों, इसको रोक कर आप पढ़िएगा आराम से। आलेखीय चित्रों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं वीडियो को, बढ़िया रोक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों सीधे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एक आयत चित्र आपको बनाना है। ये दोस्तों बारंबारता आपकी सारणी होगी। वर्ग दिया गया आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये दिया गया बारंबारता आपकी 10, 25 ये। तो दोस्तों हमारे देखिए पहले क्या क्या दिया गया, हमारे हमारी इसकी बारंबारता कितनी है, 10 से लेके टोटल है हमारी कहाँ तक दोस्तों जा रही है, 40 तक जा रही है। तो दोस्तों हमने बारंबारता की इधर कॉलम बनाया, जहाँ पर दोस्तों 0 से लेके हमने 40 तक यहाँ पर दर्शा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो वर्ग अंतराल था ये था 0 से लेके 60 तक। यहाँ 0 से शुरू होता है, ये 60 तक आपका चला जाता है। तो पहले हमारा 0 से 10 था, तो हमने ऐसे 0 से 10 के बीच में एक डंडी खींची, बारंबारता 10 तक थी ना, तो हमने यहाँ तक ही रखा। उसके बाद दोस्तों वर्ग अंतराल 10 से 20 में, ये हमने 10 से 20 में आ गए, और हमें इसकी देखी कि इसकी बारंबारता 25 है, तो हम इसको ऐसे उठाएंगे 25 तक लेकर गए। उसके बाद दोस्तों हमने वर्ग देखा कि भाई 20 से 30 है, तो हमने ये 20 और 30 में देखा डंडी कहाँ तक हमें खींचनी होगी, 35 तक। ये देखिए 35 लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे बढ़ाकर 35 तक ले गए। ऐसे करके दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो 2 नंबर फ्री के आपके बनेंगे। आवृत्ति, बहुभुज हो गया, ये सब चीज हो गई, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए समावेशी श्रेणी हो गया, अपवर्जी श्रेणी और आवृत्तियां हो गई। 90 से 99, 99, 90 से 100 करके दोस्तों। ठीक है ना, तो एक में रहेगा कि इसमें कुछ रिपीट नहीं होता है, समावेशी में आपको पता है, जैसे कि 90 से 99 आ गया, फिर 80 से 89 आ गया। लेकिन अपवर्जी में क्या होगा, 90 आपका रिपीट हो जाएगा, 90 से 100 हो गया, 80 से 90 हो गया, फिर यहाँ पर 80 रिपीट हो गया। ऐसे करके आवृत्तियां दोस्तों वही आपकी रहने वाली, आवृत्तियां में चेंज नहीं होता है। ये सब चीजें हो गई गाइस। तो इसका जो फिगर बना, एक तरफ दोस्तों हमने वर्गांतर रखा, एक तरफ आवृत्तियां रखी। ठीक है ना, तो ये फिगर ड्रा हो जाएगा। जैसे 0 से लेके हमने 110 तक खींचा, वर्गांतर है हमारा, और 0 से लेके 18 तक हमारी आवृत्तियां आई। ठीक है, पहले दोस्तों अगर देखिए जहां पर जो भी आएगी कि 10 से 20 के बीच में कहाँ पहुंच रहे हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे इसको आप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला आता है आपका संचयी आवृत्ति रेखा चित्र। ठीक है, संचय में दोस्तों ने जैसा बोला था कि भाई आवृत्तियां जो आती है उसको जोड़ जाड़ कर करते हैं, लास्ट में जो ये n का मान आता है कैसे कैसे होता है वो हमने आपको भी बताया था। तो ये सब चीजें दोस्तों हो जाएंगी। ठीक है ना, देखिए आप लोग अगर मेहनत अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली पेपर में स्कोर भी एक अच्छा कर पाएंगे। अगर तैयारी कम होगी तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए 2 चीजों को याद रखिएगा इस वीडियो में देखने के बाद कि समावेशी श्रेणी क्या था, अपवर्जी। एक बार आप वीडियो को थोड़ा शुरुआत में फिर से देख लीजिएगा, जहाँ पर हमने इसको बताया था आपको दोनों श्रेणी में, आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। ये सब भी होगा। चलिए दोस्तों इसके एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों क्वेश्चन था कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण तालिका से संचयी प्रतिशत वक्र बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपको कुछ ऐसा दिया गया था, 80 से 90, फिर 80 से लेके 85 तक, मतलब 85 से 90 था, 80 से 85 आ गया, 75 से 80 आ गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसकी आवृत्तियां हमें दी गई, यहाँ पर दोस्तों ये आवृत्ति दी गई है, संचयी आवृत्ति ये दी गई है, संचयी प्रतिशत ये दिया गया। कैसे दोस्तों बनाना है, एक तरफ हमारा वर्गांतर हो गया, दूसरी तरफ संचयी प्रतिशत आवृत्ति। ये दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर लिखा है 100 तक मैक्सिमम जा रहा है ना, तो 100 तक तो भाई हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों हमारी संचयी आवृत्तियां कहाँ तक दी गई है, इसको भी दोस्तों देखकर हमें बनाना पड़ेगा। तो शुरुआत दोस्तों होगी हमारी, स्टार्टिंग हो रही है 35। ठीक है ना, तो उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे 40 तक जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसे करके आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो इतना आसान नहीं होने वाला। और देखिए अगर आप ऐसा कभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका एक स्केल या पैमाना, जी हाँ दोस्तों पैमाना आप जानते हैं ना, पैमाना बनाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करेंगे तभी होगा, नहीं तो फिर पैमाना नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रही होगी बातें।
ठीक है, और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। अब एक आपका आता है वृत्त चित्र, पाई डायग्राम। ठीक है, देखिए वृत्त चित्र रेखा मतलब की रचना का सोपान क्या, सूत्र इसका क्या होता है, मात्रा पान कुल मात्रा गुणे 100। ठीक है, देखिए प्रतिशत में परिवर्तित परिणामों को अंशों या डिग्री में परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए सूत्र 1 या 2 अनुसरण किया जाता है। विशेषताओं का अंशों का परिवर्तन होता है 360/10 गुणे प्रतिशत। ध्यान में रखिएगा, 3.6 गुणे प्रतिशत कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक विश्वविद्यालय की विभिन्न संकायों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है, छात्रों की संख्या को वृत्त आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर संख्या में लिखा है कि विज्ञान संख्या में इतने, कला, कृषि, इंजीनियरिंग, वाणिज्य। छात्रों संख्या 400, 800, 100 ये सब दिया गया। प्रतिशत दिया गया 25, 50, 6.5 ये टोटल जोड़ने पर परसेंटेज हमेशा 100 ही आने वाला है। अब अंशों का दोस्तों ये आप बनाएंगे, ठीक है ना। अंशों वाला दोस्तों आप जैसे बना लेंगे 90%, 180 आ गया, 22 ये, 45, 22 ये, तभी दोस्तों आप इसको ड्रा कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर ड्रा कैसे होगा। पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, गोला खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे बढ़िया गोला बना लिए। उसके बाद दोस्तों आप जैसे जान जाएंगे भाई किसका कितना अंश आ रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके मन में कुछ और सवाल होगा, जैसे कि हमें छात्रों की संख्या पता चल जाए और कुल छात्रों की संख्या अगर हमें पता चल जाए तो हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमने इस फार्मूला देखा था, किसी का प्रतिशत में अगर परिवर्तित करना तो मात्रा अपान कुल मात्रा, मतलब छात्रों की संख्या पहले कितनी दोस्तों हमारी 400 है, टोटल छात्रों की संख्या हमारी 1600 है। ठीक है, गुणे में 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। ठीक है, 4 एकम 16 से सीधे भाग करिए, 16 दूनी 32। ठीक है, 8 और 0, 16 पचा 80, ये दोस्तों आ गया 25%। तो ये देखिए हमारा परसेंटेज आ गया। अब परसेंटेज को अगर हमें अंश में बदलना है तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला था कि विशेषताओं का अंशों में परिवर्तन 3.6 गुणे प्रतिशत। तो दोस्तों अगर हम 25 को 3.6 से गुणा कर देंगे, 25 गुणे 3.6 करेंगे तो ये हमारा प्रतिशत में वो अंश में आ जाएगा। 25 छक्का दोस्तों होता है 150 का, जीरो हासिल आया 15, 25 या 75, 75 15 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। एक अंक पर दशमलव लगा तो ये आ गया 90%, मतलब 90 अंश आ गया। ठीक है, ये 90 अंश हो गया। वैसे ही दोस्तों हमारा इसका भी ऐसे निकाल सकते हैं, 3.6 गुणे परसेंटेज करेंगे तो 50 गुणे 3.6 कर देंगे दोस्तों तो हमारा 180 आ जाएगा। चाहे आप करके देख लीजिए, 50 गुणे 3.6, 5 अंक 30 का जीरो, 5 ये 15, 3 18। ठीक है, एक और जीरो आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा, हो गया 180। तो गाइस आप इसको निकालना सीख गए ना। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको दो चीज दी गई हो, छात्रों की संख्या जैसे दिया गया होता, खाली टोटल छात्रों की संख्या पर आपको पूरा पता चल जाता है, ये आप खुद जोड़ कर निकालेंगे। खाली छात्रों की आपकी संख्या दी रहेगी 1600, आप ये सबको जोड़ेंगे 400 800 तो 1600 आ जाएगा। परसेंटेज आप निकालना सीख गए, अंशों में निकालना सीख गए। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या हो गया कि आपको पता चल गया कि भाई विज्ञान संख्या में 90% छात्र हैं, और सबसे बड़ी बात है कला संख्या में 180। देखिए कोई भी व्रत आपका 360 अंश का होता है तो आप 180 का मतलब एक तरफ का पार्ट पूरा आप छोड़ देंगे। ये भाई कला वाले 90 में दोस्तों आप सीधे तोड़ देंगे, ये आपका विज्ञान हो गया। उसके बाद दोस्तों 22%, एक 45 वाला है तो 45 को और तोड़ दीजिए ये। ठीक है, वो 45 वाला भी ज्यादा जगह स्पेस लेगा। उसके बाद 22 वाला है तो 45 का आधा और कर देंगे तो वैसे आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था गाइस, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो बढ़िया आप लोग व्रत वाला कर लेंगे। फिर आता दंड या स्तंभ आरेख एक बार। ठीक है ना, एक क्वेश्चन दोस्तों था कि बीएड के परीक्षा परिणाम का निम्न प्रतिशत प्राप्त होता है, दंड या स्तंभ आरेख बनाकर आंकड़ों को प्रदर्शित कीजिए। प्रथम श्रेणी में 15%, द्वितीय में 40, ये कुल परसेंटेज दोस्तों 100 आ गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें दिया गया दोस्तों मतलब परीक्षा फल की एक तरफ श्रेणी कर देंगे और एक तरफ दोस्तों परसेंटेज कर देंगे। ठीक है ना, परसेंटेज 40 तक गई तो भाई 40 तक आप बढ़ा दीजिएगा। तो एक तरफ दोस्तों प्रथम श्रेणी में 15 तो पहले 15 तक आप ऊपर जाएंगे, फिर द्वितीय श्रेणी में जहां तक गया ऐसे थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। फिर तुलनात्मक स्तंभ आरेख क्या होता है, कंपैरेटिव बार डायग्राम। एक तरफ दोस्तों छात्रों का परसेंटेज, फिर छात्राओं का मतलब छात्र और छात्रा मतलब लड़के और लड़कियां एक तरफ 25 35 इस तरह दोस्तों। तो आप तुलनात्मक में क्या करेंगे, आप एक ही साथ बनाएंगे। तो पहले दोस्तों आपने ये किया 25 तक, दूसरा ये 35 तक। ठीक है, इसको आप दो तरह से कर दिए, इसमें ऐसे ऐसे डॉट वेट लाइन ऐसे कर दिया गया ना कि पता चले कि भाई साथ साथ में है। ठीक है, ये तुलनात्मक हो गया। तो अगर तुलनात्मक भी आएगा तो दोस्तों आप पीछे मत हटिएगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। दूसरा 40 और 40 था तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने 40 लड़कों का खींच दिया, उसी को सटा के 40 लड़कियों का हो गया एक तरफ। खाली दो तरह से हमें दिखाने के लिए, जैसे नहीं होता है
अब दोस्तों अगर हम ऐसे डंडी खींच देते बीच में, से पता ना चलता, लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे डंडा कर देंगे तो ये पता चलेगा छात्र। यहाँ दोस्तों हमने देखिए आगे लिख दिया है संकेत भी कि छात्रों का भाई ये ऐसे डंडा वाला है, ठीक है। वैसे ये सब चीजें हो गई। फिर बात आती है कि स्तंभ आकृति और स्तंभ आरेख में अंतर क्या होता है। ये सब चीजें दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आवृत्ति, बहुभुज, स्तंभाकार, ये सब पढ़ना है आपको। चलिए कुछ फार्मूले को जरा हम देख लेते हैं। मध्यमान का फार्मूला क्या होता है? मीन का होता है कि प्राप्तांकों का योग, ठीक है, अपान प्राप्तांकों की संख्या। अगर कभी मध्यमान दोस्तों आपसे पूछा जाए तो इसका फार्मूला ये रहेगा आपका। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए जैसे कि अवर्गीकृत आंकड़ों के एक क्रम में नहीं होते बल्कि बिखरे हुए होते। उदाहरण के लिए मान लिए एक कक्षा में 5 विद्यार्थी ने अंग्रेजी में 5, 10, 15, 20, 25 अंक प्राप्त किए, तो इनका मध्यमान निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होगा? सिग्मा एक्स अपान एन। मतलब सबको आप जोड़ लेंगे, उसके बाद दोस्तों टोटल जो संख्या है 5 से इसको भाग करेंगे, ये हो गया। फिर वर्गीकृत आंकड़े, ये हो गया दोस्तों आपका दो विधि हो गए, वर्गांतर हो गया, आवृत्तियों को ज्ञात करना, बारंबारता वितरण, इसको आप पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उदाहरण नंबर 1, स्कूल में आने वाले शिक्षार्थियों द्वारा अपनाए गए, ठीक है, साधनों का विवरण निम्नवत है, ठीक है। साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, स्कूल बस, पैदल, अन्य। तो दोस्तों पहले देखेंगे साइकिल 10, स्कूटर 8, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या था गाइस, इसमें दोस्तों में बनाना था पाई ग्राफ। एक और इसका फार्मूला था, इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। वृत्तारेख या पाई ग्राफ निरूपण। वृत्तारेखा या पाई ग्राफ निरूपण में मतलब सांख्यिकीय आंकड़ों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आंकड़ों को त्रिज्य खंडों द्वारा निरूपित किया जाता है। विभिन्न साधन से आने वाले शिक्षार्थी अपान कुल शिक्षार्थी बटे गुणे 360। इसको ध्यान रखिएगा। विभिन्न से दोस्तों जैसे हमारे आते हैं, साइकिल से बात करें 10 आते हैं, टोटल दोस्तों हो जाएगा, जोड़ लीजिए 10, 8, 9 की जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 10 बटे 60 गुणे 360। तो ये त्रिज्य खंड का कोड हो गया, ठीक है ना। वृत्तारेख या त्रिज्य खंड जो भी आप दोस्तों कहिए इसको, ये सब चीजें हो गई। तो इसका 60 अंश आ गया, इसका 48, 54, 108, ये सबको जोड़ेंगे तो 360 आएगा। तो आप इसको आराम से इसको बना सकते हैं। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मजा आने वाली पेपर में, ठीक है ना। ये फार्मूला भी ध्यान में रहना है, ठीक है, कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे कि हमें त्रिज्य खंड निकालना है, तो क्या करना होगा। फिर से देखिए जरा, जो भी दोस्तों मतलब साधन होगा जिससे भी लोग आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है विभिन्न साधनों से आने वाले या अपनाने वाले शिक्षार्थी अपान कुल विद्यार्थी, ठीक है। टोटल दोस्तों इसको हम जोड़ लेंगे, वो करेंगे, ये आ जाएगा। दूसरा उदाहरण दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन की किसी कक्षा के शिक्षार्थियों से प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, निम्नलिखित सूचना के अनुसार आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो भाई सूचना पहले निकाल देते, पैदल, ये सब हो गया, ठीक है ना। 10 हो गया, 8 हो गया, ये तो इसको हम पिक्टोग्राफ द्वारा दोस्तों बना रहे हैं। तो पिक्टोग्राफ में क्या रहता है, अभी तक दोस्तों कोई क्वेश्चन पिक्टोग्राफ का आपको नहीं मिला था, लेकिन ये पिक्टोग्राफ का पहला क्वेश्चन है। तो 10 में दोस्तों ये आप ऐसे हो गया, ठीक है। तो साइकिल तो दोस्तों आने वाले 8 लोग थे, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गया, ठीक है। आपने मतलब एक इसको पैमाना नहीं, या एक इसको आकृति दे दी कि हमने ऐसे ऐसे दर्शाना है इसको, ठीक है। उसके बाद 4 में दोस्तों 2 बार कर दिए, एक कर दिए, रेलगाड़ी को ऐसे कर दिए। तो सबके दोस्तों पिक्टोग्राफ बनाने के लिए बिंदु क्या है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण करने के लिए सबसे पहले स्कूल आने के साधनों के क्रम में ऊर्ध्वाधर रूप में लिख दीजिए। एक बड़ी आयताकार आकृति में सभी साधनों के लिए पंक्तियां बनाइए। ये दोस्तों बड़ी से पंक्ति हमने बना दी। एक उपयुक्त पैमाना, 2 शिक्षार्थी बराबर 0 लेकर प्रत्येक साधन के सामने विद्यार्थियों की संख्या के बराबर चित्र बना दीजिए। ऐसे दोस्तों आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ का दोस्तों क्वेश्चन आएगा, जैसे कभी कभी आ जाता है कि फूल कमल है, ये है, वो है, तो यहाँ पर 10 कमल दिया गया होता, तो दोस्तों आप 10 ऐसे फूल करके भी बना सकते थे। पैमाना बनाने से ये फायदा होता है कि दोस्तों देखिए, अगर आप पैदल आने वाले 10 हैं तो आपने इसको 5 बार में ही बना लिया, ठीक है। एक ऐसे कर दिया, 2, 3, 4, 5 बार में, नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, पैमाना ना मानते तो आप ऐसे ऐसे 3, 4, 5 में 10 बार गोला करके जैसे भी आपको मन करता करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल हो गया, बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। थोड़ा सा कठिन लगेगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, फिर मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।